आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। जो आपका प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, उस इमेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। मैक्सिमम बच्चों को चीज पता होगी, फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। लेट सपोज आपका ये प्लेन मिरर है, ठीक है। दिस इज योर प्लेन मिरर, ठीक है। और कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। ये आपका क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे इसकी इमेज बनानी है तो किसी भी इमेज को बनने के लिए कम से कम दो लाइट रेस का मिलना जरूरी है। क्लियर है? अब हम दो लाइट रेस बनाएंगे। एक लाइट रे मान लो जा रही है ऐसे, इससे कई सारी लाइट रेस निकल रही होंगी, इनफाइनाइट लाइट रेस निकल रही होंगी, लेकिन हम दो ही बनाएंगे। तो ये अगर ऐसे जाएगी और ये नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये ऐसे वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये बात हम कल कर चुके हैं। और एक लाइट रे अगर मैं और बनाऊं, एक लाइट रे मान लो जा रही है ऐसे, तो ये ऐसे आ जाएगी। अब ये दोनों लाइट रेस कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इधर प्लॉट करें, इस तरफ, वेट फॉर अ मिनट। चलो, ठीक है। और इसको आप इधर मिलाओगे, अब ये कुछ यहां मिल जाएंगी आपको। तो जहां ये लाइटेज मिल जाएंगी या अपीयर टू मीट होंगी, वहीं आपकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी? इमेज हो जाएगी। और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। मान लो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से कितना है? आपका 2 मीटर है। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो भी मिरर से कितनी दूर बनेगी? 2 मीटर बनेगी। मान लो आपके ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इमेज का साइज भी कितना हो जाएगा आपका? 1 सेंटीमीटर। और ये जो इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाएगा। और लेटरली क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। तो प्रॉपर्टीज में आप क्या क्या लिखोगे? प्रॉपर्टीज में आप लिखोगे, पहली बात, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बात सही है कि नहीं है? जितना आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा आपकी इमेज का साइज होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? दूसरी बात, इमेज is at same distance from mirror as object distance from mirror। मिरर से जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट है, आपकी इमेज भी मिरर से उतनी दूर बनेगी। क्लियर है? तीसरी बात, जो आपकी इमेज होगी, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है लाइट रेस की, तो ऐसी इमेज को हम क्या बोल देंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। भाई प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक। चौथी बात, जो आपकी इमेज होगी लेटरली रिवर्स्ड, लेटरली इन्वर्टेड बोल दो या लेटरली रिवर्स्ड बोल दो, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। जानते हो लेटरली रिवर्ट का मतलब? मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपका LHS है, इसका मतलब क्या हुआ? LHS appears RHS।
दैट मीन्स अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, लेट सपोज आपका ऑब्जेक्ट इस टाइप का है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो आपकी इस टाइप से बन जाएगी। इसको बोलते हैं क्या, लेटरली रिवर्स्ड। बात होती है कि नहीं होती? ये आपने रियलाइज भी किया होगा, अगर घर में सबके शीशा होगा तो कभी शीशा देखते होगे। जैसे अपना राइट हैंड आप उठाओगे तो आपकी इमेज लेफ्ट हैंड उठा देगी ना, हो तो आज करके देख लेना, ठीक है? तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन करके देगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है? हम्म। कोई जरूरी नहीं है आपका। हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। अभी स्फेरिकल मिरर्स पढ़ाएंगे, उसमें कहानी बदल जाएगी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन मिरर, ठीक है? नोट हो गया? अब एक क्वेश्चन आपका आता है कि हमें अपनी पूरी इमेज देखने के लिए कम से कम कितनी हाइट का मिरर इस्तेमाल करना चाहिए? जो आप लोगों को याद भी रहता है क्या, h/2, ऐसे कुछ होता है क्या? आज उसका थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। क्या सिर्फ इतना कह देना काफी है कि हमें अपनी पूरी इमेज देखने के लिए h/2 हाइट का मिरर चाहिए, या मुझे कुछ इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहिए? क्या बोलते हो आप लोग? जल्दी से इसको नोट करिए पहले आप। नोट हो गया? चलो मैं अपलोड कर दूंगा, जिनका रह गया है अच्छी बात। जल्दी करो, चलो जल्दी करो। चलो भाई, अब जो आपका क्वेश्चन आता है क्या, कि हमें अपनी पूरी इमेज देखने के लिए कितनी हाइट का मिरर की जरूरत होती है, तो उस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू व्यू फुल इमेज, ठीक है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका रे डायग्राम तो आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एंट्रेंस देने वाले हो, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? वैसे तो आप याद ही कर लोगे। ये आपका मान लीजिए कोई मिरर है, ठीक है? और ये आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। और लेट सपोज इसकी हाइट कितनी है आपके ऑब्जेक्ट की? h हाइट है। इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? h। भाई इसकी कुछ ना आंखें भी होंगी कहीं। भाई कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इसकी आंखें कहाँ हैं? लेट सपोज ये इसका आई लेवल है। आई लेवल समझते हो ना, जहां इसकी आंखें हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे, हाँ, अपनी अगर पूरी बॉडी देखनी है, भाई पूरी इमेज बनानी है, तो हमें अपने बॉडी को कहां से कहां तक देखना पड़ेगा? हेड से लेकर टो तक देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? अब देखो, अगर मुझे अपना सिर देखना है, ठीक है, अगर मुझे अपना हेड देखना है, तो एक लाइट रे आपकी सिर से निकल के कहां जाएगी? आंखों पे जाएगी कि नहीं जाएगी? भाई आंखों से तो देखते हो कोई ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे आपकी हेड से निकल के आंखों पे जाएगी। बात सही है कि नहीं? चलो, और मुझे अगर अपने पैर देखने हैं, तो एक लाइट रे उसकी आपकी पैर से निकल के आपकी आंखों पे जाएगी। क्लियर है? तो एक लाइट रे मान लो आपकी जा रही है ऐसे, ये आपके पैर थे, ये यहां से जाएगी ऐसे,
और आपकी आंखों पे आ जाएगी ऐसे। बात सही है कि नहीं? डन है। अगर हमारा पूरा हाइट h थी और जिसका आई लेवल था, इसका जो आई लेवल था, मान लो यहां से यहां तक कितना था, x था, और यहां से यहां तक कितना था, y था। क्लियर है? x प्लस वाई मिला के क्या हो जाएगा आपका, h हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर आपकी लाइट रे हेड से निकल के आंखों पे जाएगी तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो कुछ यहां बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बात सही है कि नहीं? और एक नॉर्मल आपको यहां बनाना पड़ेगा। यानी अब पूरा x था, तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये भी x/2 हो जाएगा। भाई ये एंगल अगर इसके बराबर है तो ये साइड इसके बराबर होगी कि नहीं हो जाएगी? ये पूरा आपका x था तो ये x/2 और ये भी x/2। ठीक इसी तरह अगर ये एंगल इसके बराबर है तो ये अगर y/2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। भाई पूरा y था, ये y/2, ये भी y/2। तो आपकी जो मिरर की जरूरत पड़ी मुझे, यहां से यहां तक पड़ी, तो मुझे कितने मिरर की जरूरत पड़ी आपकी, यहां से यहां तक। ये आपको मान लो लेंथ ऑफ द मिरर है। अब जो इसकी इमेज बनेगी आपकी यहां कुछ बन जाएगी, आपकी जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, यहां कुछ बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है। तो मुझे कितने हाइट की जरूरत पड़ी, एल हाइट की। अगर मुझे एल निकालना हो, अगर मुझे एल निकालना हो तो एल आपका क्या हो जाएगा, x/2 प्लस y/2। बात सही है कि नहीं है? एल आपका किसके बराबर है, x/2 प्लस y/2। तो एल को मैं x/2 प्लस y/2 लिख सकता हूं क्या? और x प्लस वाई आपका मिला के h के बराबर है कि नहीं? अगर यहां से आप एलसीएम ले लो, l इज इक्वल टू 2, तो ऊपर x प्लस वाई बचेगा। और आपका x प्लस वाई किसके बराबर है, h के बराबर है। तो इसकी जगह अगर मैं ये टर्म रख दूं तो l इज इक्वल टू h/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपको कितने हाइट का मिरर चाहिए, h/2। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आपको कितने हाइट का मिरर चाहिए, 3 फीट का। ये बात क्लियर है कि नहीं? लेकिन इसकी पोजीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 3 फीट का मिरर मैं आपके सिर से ऊपर लगा दूं तो क्या आपको अपनी इमेज दिखाई दे जाएगी? नहीं दे जाएगी। तो उसकी पोजीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है कि हमें h/2 का मिरर चाहिए अपनी पूरी इमेज देखने के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि आप उसको कहां पर रखते हो। तो आपको कहां रखना पड़ेगा, अपने हेड से x/2 लेवल पे। मान लो तुम्हारे यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें 5 सेंटीमीटर नीचे रखना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं है? तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन टू व्यू फुल इमेज, कंडीशन टू व्यू फुल इमेज। पहली कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, एक तो आपकी हाइट ऑफ मिरर। बात सही है कि नहीं है? कितनी हाइट का मिरर आप ले रहे हो। और दूसरी बात, पोजीशन ऑफ मिरर, आप उस मिरर को कहां पर रख रहे हो। बात सही है कि नहीं है? तो अगर मैं आपसे कहूं, जैसे आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इसका आई लेवल होगा, या इसकी आंखें होंगी कि नहीं होंगी, तभी तो देख पाएगा। क्लियर है? अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट पूरी मान के चले आप, लेट सपोज इसकी हाइट कितनी है, 200 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट कितनी है, यहां से यहां तक 200 सेंटीमीटर है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कितना आपका, लेट सपोज 10 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक कितना है आपका, 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी 190, 190 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर मैं कहूं आपको मिरर कहां रखना पड़ेगा, यहां से x/2 का मतलब क्या, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द हेड। ये ऐसे बोल सकते हो 85, इसका आधा कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो पैरों से h/2 और हेड से भी कितना, h/2। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, मिरर शुड बी केप्ट एट 5 सेंटीमीटर बिलो द हेड। बात सही है कि नहीं? हार्ड हेड से आपको 5 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, तभी आप इसकी पूरी इमेज देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। अब ये बात क्लियर हो गई। मिरर के हाइट के साथ साथ उसकी पोजीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपको उसकी पूरी इमेज देखनी है। वैसे आपको रे डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, आप सिर्फ इतना याद रख लो, एक तो हाइट याद रख लो और उसका ओरिएंटेशन याद रख लो, कहां पर आप उसको रखोगे।
बात क्लियर हुई ऑनलाइन वालों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात क्लियर हुई? ओके। अक्सर बच्चे से याद कर लेते हैं, सिर्फ इतना याद रखता है h/2, लेकिन उसकी पोजीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बात सही है कि नहीं? हम्म। आई, आई से तो देखोगे, और कौन से देखोगे भाई? अपनी पूरी बॉडी देखनी है तो आंखों से तो देखोगे। अपना सिर देखोगे, तुम्हारी रेस से निकल के आंखों पे जाएंगी। फिर अपने पैर देखोगे, वो भी तुम्हारी रेस निकल के आंखों पे जाएंगी कि नहीं जाएंगी? तो ये कंडीशन तो होगी कि नहीं हो जाएगी? इससे कम की जरूरत कहाँ है? इतना तो चाहिए ना आपको। इससे कम का मिरर होगा, आपको पूरी इमेज दिखाई नहीं देगी आपको। पूरी इमेज का मतलब है जितना तुम्हारी हाइट है ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं। क्या कहीं डिस्टेंस आ रहा है इसमें? आप 1 सेंटीमीटर पे खड़े हो, 2 सेंटीमीटर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट हो गया? सर वैल्यू कहां रखेंगे? अरे देखो, वैल्यू का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया। लेट सपोज इसकी हाइट 200 सेंटीमीटर है, और आई लेवल आपको दे रखा होगा, इसका आई लेवल 10 सेंटीमीटर पे है, तो आप 10 सेंटीमीटर से आधा हाइट कर दो, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। या इसका भी आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप इतना कह सकते हो 95 सेंटीमीटर अबव द फुट। 95 सेंटीमीटर अबव द फुट बोल दो, या 5 सेंटीमीटर बिलो द हेड बोल दो। बात सही है कि नहीं है? ठीक है हीरा, जावेद और रेहान? आपको बस आई लेवल देखना है। हाँ। ओके रेहान। नोट हो गया? चलो भाई देखो, तुम्हें रे डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है, इससे आगे कुछ याद नहीं रखना है आपको। चलो, अब एक क्वेश्चन आता है आपका, क्या अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को दो प्लेन मिरर्स के बीच में रखते हैं तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी? तो उसके हमारे 3 केसेस बनते हैं, हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? देखो मैं अपलोड कर दूंगा, लिखने में टाइम वेस्ट मत करिए, आप लोग समझिए ज्यादा, मैं हमेशा से ये कह रहा हूं। मैं आपको अपलोड सेम डे कर देता हूं, वहां से नोट कर सकते हो। तो जब क्लास में रहा करो, बिल्कुल अटेंटिव रहा करो, सिर्फ समझने पे ज्यादा ध्यान दिया करो, ठीक? अब देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है, नंबर ऑफ इमेजेस formed by two inclined plane mirrors। प्लेन मिरर, ठीक है? देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको। लेट सपोज आपके पास दो प्लेन मिरर्स हैं, और वो किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। एक मिरर ये, एक मिरर ये आपका, ठीक है? इसका जो बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा आपका? इसको आप बाइसेक्टर बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बात सही है कि नहीं है? अच्छा, एक कंडीशन तो क्या है आपकी, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप इस बाइसेक्टर पे रख दो। मान लो अपना अपना ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रख दिया, तीसरा ऑब्जेक्ट भी बाइसेक्टर पे रख दिया। एक कंडीशन तो ये हो सकती है आपकी, और एक कंडीशन क्या हो सकती है, आप इस बाइसेक्टर के अलावा कहीं और रख दो। मान लो अपना अपना ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, चौथा एक यहां रख दिया, पांचवा एक यहां रख दिया, छठा। तो जो ऑब्जेक्ट आप अपने बाइसेक्टर पे रखोगे, इसमें आप दो टर्म पढ़ोगे क्या? एक होता है आपका क्या, सिमेट्रिकली प्लेस्ड। सिमेट्रिकली प्लेस्ड, आपको क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में दिया जाएगा कि उसने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा गया है कि एसिमेट्रिकली रखा गया है। तो हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। अगर उसने ऑब्जेक्ट को इस बाइसेक्टर पे रखा है, तो हमने कैसे रखा है? सिमेट्रिकली। मतलब तुम्हारे ऑब्जेक्ट कौन कौन से, 1, 2 और 3 कैसे रखे गए? सिमेट्रिकली। और अगर उसने बोल दिया क्वेश्चन में आपसे,
जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। जैसे कौन कौन से आपके, इसको हमने बाइसेक्टर के अलावा कहीं और रख दिया है, तो इसको हम 4 5 6 बोल देंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्ट आपके एसिमेट्रिकली रखे गए और ये आपके कैसे रखे गए, सिमेट्रिकली। अब देखो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी आपकी वो क्या रहेगी, जो आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी वो ये रहेगी, टू मिरर्स आर इंक्लाइंड at an angle of 60 degree. Find number of images formed if object is kept symmetrically, और एक बार रख दिया हमने एसिमेट्रिकली। एसिमेट्रिक बोले या अनसिमेट्रिक बोले, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी ऐसे रहेगी, दो मिरर्स है जिनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा है तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी, और एक बार अगर हमने ऑब्जेक्ट को एसिमेट्रिकली रखा है तो कितनी इमेजेस बनेगी। वैसे आपको ये बात पता होगी मेरे ख्याल से। किसी का आंसर आया? तो जब भी कभी जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप उसमें एक चीज चेक करोगे क्या, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या चेक करना है, आप चेक क्या करोगे इसमें, वैल्यू ऑफ 360 डिवाइडेड बाई थीटा। और थीटा आपका यहां पर क्या है, एंगल बिटवीन टू मिरर्स, एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो मिरर्स के बीच का क्या है, एंगल है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री है कि नहीं है। तो आप क्या चेक करोगे, 360 अपॉन थीटा की वैल्यू। तो अगर आप इसे चेक करोगे तो आपका 360 डिवाइड बाई 60, तो ये 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब जो 6 आपका आ रहा है ये इवन वैल्यू है कि ऑड वैल्यू है, इवन और सारे बच्चे जानते हो ना, कोई ऐसा बच्चा ना जानता हो, आपको नहीं पता, चलो। तो ये आपकी कैसी वैल्यू है, इवन है, डन है भाई। तो पहले आपने क्या चेक किया, 360 अपॉन थीटा की वैल्यू। अगर ये वैल्यू कभी इवन मिल जाए, 2 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, 10 मिल जाए, 12 मिल जाए, तो जो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, जो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी उसका एक फॉर्मूला है क्या, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। और ये कब वैलिड है आपका, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो या एसिमेट्रिकली रखा हो, दोनों के लिए काफी है। फॉर बोथ, फॉर बोथ कंडीशन, फॉर बोथ सिमेट्रिकली एंड एसिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, कोई मैटर नहीं करता आपने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा है कि एसिमेट्रिकली रखा है। अब जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। हाँ बोलिए, अभी बता देंगे। ऐसा एंगल भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी हो सकता है दे दें। अच्छा क्वेश्चन है आपका, अभी आते हैं उस पर। पहले तो इवन समझ में आ गया, अगर ये वैल्यू इवन आ जाए तो आपको हमेशा -1 का देना है। तो अगर -1 करोगे तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो जो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगी कितनी आ जाएंगी, 6 - 1 = 5 इमेजेस। और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, चाहे एसिमेट्रिकल रखा हो या सिमेट्रिकल रखा हो। तो यहां भी आपका आंसर कितना आएगा, 5, और यहां भी कितना आ जाएगा, 5। या तो कोई परेशानी किसी को, अभी आने तो दो। इवन समझ में आ गया, यस सर। वालेकुम अस्सलाम। हीरा जावेद का 5 आ गया, रेहान का 5 आ गया। सलोनी सॉरी फॉर कम लेट, ओके। हीरा जावेद का आ गया। अब देखो क्या हो, अगर ये आपकी वैल्यू ऑड आ जाए, भाई जरूरी थोड़ी हमेशा वैल्यू इवन आए, ऑड भी तो आ सकती है। ये नोट हो गया, या मैं अपलोड ही कर दूंगा, क्या ही नोट करोगे, मैं अपलोड करूंगा तुम लोग समझ लो, ठीक है। अगर ये वैल्यू इवन आ जाए तो आपको हमेशा क्या करना है, -1 का देना। अगला क्वेश्चन देखो, अगर इस क्वेश्चन में वो ऐसे दे दे, अगर वो ऐसे दे दे, इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड
at 40 degree. Find number of images formed when object is kept, पहली बात, सिमेट्रिकली, और दूसरी बात एसिमेट्रिकली। मैंने कहा जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए आप क्या चेक करोगे, हमेशा 360 अपॉन थीटा की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या चेक करना है, यहां भी आप क्या चेक कर लोगे, 360 डिवाइड बाई थीटा, और इस क्वेश्चन में थीटा आपका कितना गिवन है, 40 डिग्री। यहां तो कोई परेशानी किसी को। अब देखो तो 360 अपॉन 40 अगर करेंगे तो क्या 9 आ जाएगा। अब इसे ऑड लिखूं कि इवन लिखूं, पक्का। अभी आपकी कैसी वैल्यू है, ऑड है, ठीक है। अगर ये वैल्यू कभी ऑड आ जाए तो ये आ सकती है, तो जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अबे रुक तो जाओ अभी, और एक फॉर्मूला और बनेगा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड 360 डिवाइडेड बाय थीटा। इसमें आपकी दो कंडीशन बनेगी। हो सकता है अगर आपको इवन वाला केस दे तो वो मेंशन ना करे कि उसने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा है कि एसिमेट्रिकली रखा है। रीजन क्या है, उसमें आप हमेशा -1 करोगे। लेकिन जब वो ऑड वाला केस देगा तो हमेशा मेंशन करेगा कि उसने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया है कि एसिमेट्रिकली प्लेस किया है। तो अगर सिमेट्रिकली प्लेस किया होगा तो आप क्या फॉर्मूला यूज कर दोगे, ये वाला, फॉर सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। और ये कब यूज करोगे, फॉर एसिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने, अगर ऑड वाला केस देगा तो जरूर क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि उसने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा गया है कि एसिमेट्रिकली रखा गया है। तो अगर हम सिमेट्रिकली रखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे, ये वाला। अब इसके हिसाब से जो आपके आंसर आएंगे, अगर हम सिमेट्रिकली प्लेस्ड की बात करें तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। दैट मीन्स 360 अपॉन 40 माइनस 1। तो 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 इमेजेस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और अगर हम बात करें किसकी, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड की, अगर आपका ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली रखा गया है तो आप सिंपली क्या यूज कर दोगे, 360 डिवाइड बाई थीटा। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 इमेजेस। तो यहां क्या आएगा आपका आंसर 8, और यहां क्या आएगा आपका 9। यहां तक कहानी क्लियर सबको, ऑड इवन समझ में आ गया। अगर ऑड इवन समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन कर ले जाओगे। हीरा जावेद 2.9 नहीं आएगा। हाँ अभी पहुंचने तो दो वहां तक हमें, आगे बढ़ जाएं। सर 2 का 9 लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके हीरा जावेद, ओके। अब अगला क्वेश्चन करके बताओ आप लोग मुझे, ऑड इवन क्लियर है। अब देखो, अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए, अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए, इफ एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 75 डिग्री, तो फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट, पहली बात सिमेट्रिकली और दूसरा एसिमेट्रिकली। यहां भी हम क्या चेक करेंगे, 360 अपॉन थीटा की वैल्यू। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सिर्फ आपको एक चीज चेक करनी है, चेक 360 अपॉन थीटा। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा आपको कितना दे रखा है,
75 डिग्री। तो जब इसको करोगे 360 अपॉन 75, तो ये करीब आपका 4.8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर ये वैल्यू कभी फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने करना क्या है, जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है उसको आपको कंसीडर कर लेना है। आपको क्या करना है, इसको आप कंसीडर कर दोगे और इसे आप नेग्लेक्ट कर दोगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 इमेजेस। उसने ऑब्जेक्ट को कैसे भी रखा हो, चाहे सिमेट्रिकल रखा हो या एसिमेट्रिकल रखा हो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 इमेजेस। बस आप डेसिमल से पहले वाली वैल्यू कंसीडर कर देंगे, इसको क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। ऐसा मत करने से राउंड ऑफ कर दो, 4.8 है तो 5 कर दो, तो यहां आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 इमेजेस। और यहां भी कितना आ जाएगा, 4 इमेजेस। ठीक है, सिर्फ आपको डेसिमल से पहले वाली वैल्यू कंसीडर करनी है। भाई तीन ही केस बनेंगे आपके, या तो इवन का केस देगा, या ऑड वाला केस देगा, या कोई फ्रैक्शन वाला दे देगा। तो जब कभी फ्रैक्शन वाला आ जाए, वैसे इसके चांसेस कम है, लेकिन इन केस कभी आ जाए तो आप लोग कर ले जाओगे। माइनस में कैसे आ जाएगा, नहीं बताओ बताओ कैसे माइनस में आएगा, 4.8। हाँ, अरे गर्मी चलने दो, इधर बैठ जाओ, आगे बढ़ जाए भाई, सबको समझ में आ गया। 7.3 है कि तो आंसर 7 हो जाएगा तुम्हारा। बताओ तो दिया, कभी भी ये डेसिमल में आ जाए तो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, दूसरे वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, खत्म बात। आराम से बैठे रहो, ऑनलाइन वालों को कहानी क्लियर है। देखो अगला जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, वो क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी रहते हैं आपके, ठीक है। हाँ, आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपका जो अगला टॉपिक है, दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको आप एन से भी डिनोट करते हो और म्यू से भी डिनोट करते हो। डिनोट करने का तरीका है, या कभी कभी आप शॉर्ट में आर आई भी लिख देते हैं। अब जल्दी से मुझे बता दो आप लोग इससे क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई इससे आपको पता क्या चलता है कि कोई मीडियम लाइट के लिए कितना ज्यादा रेयर है या कितना ज्यादा डेंस है। भाई जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी उसको आप क्या बोल दोगे, वो आपका मीडियम लाइट के लिए रेयर है। और जहां लाइट की स्पीड कम हो जाएगी तो आप क्या बोल दोगे, हमारा मीडियम क्या है, डेंसर है। भाई देखो नाम से लग रहा है, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है कि नहीं हो जाती। तो यहाँ पे भी ये कहानी है। तो यह किस चीज को मेजर करता है, इट इज ए मेजर ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। एक आपकी मास डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब लाइट की के रेस्पेक्ट में देखनी है। इट इज ए मेजर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो क्या बताया मैंने आपको, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, अगर स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, स्पीड ऑफ लाइट, यहां से आपका चैप्टर थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट हुआ, यहां से समझने की कोशिश करना। जो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से ज्यादा आते हैं, इसके बाद जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहला थोड़ा बेसिक सा था। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर होगा आपका, तो मीडियम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्टिकली रेयर। भैया हम लाइट के लिए बात करें तो एक टर्म जोड़ दिया क्या, ऑप्टिकली। भाई स्टडी ऑफ लाइट क्या होती है, ऑप्टिक्स बोलते हो कि नहीं बोलते हो, तो हम क्या बोल देंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, इज लेस, उसको आप क्या बोल दोगे, ऑप्टिकली डेंसर। भाई मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो लाइट डेन में क्रॉस कर पाएगी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और ये आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुन लो, अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट और एयर के या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होता है क्या है ये एक रेशियो होता है, सबने पढ़ रखा होगा। एक रेशियो होता है n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, सबने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने ना पढ़ा हो। अभी आप
अभी आप लोग क्लास 10th में सबने पढ़ रखा होगा। यहां पर एन आपका क्या हो जाएगा, एन आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या हो जाएगा आपका, स्पीड ऑफ लाइट। और ये आपको कहां लेनी है, इन वैक्यूम या एयर। हम वैक्यूम और एयर को एक ही कंसिडर करते हैं, बात सही है कि नहीं है। और ये क्या हो जाएगी, जो कितनी होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सारे बच्चे बात जानते हो कि नहीं जानते। और ये क्या हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में आपको निकालनी है। हाँ अभी मैं क्वेश्चन करूंगा कैसे बनेंगे, टेंशन ना लो। ये तो आपको याद ही, तो कांस्टेंट ही है, वैक्यूम और एयर में हम सेम मान के चलते हैं, ठीक। और इसकी यूनिट तो कोई होगी नहीं, क्या इसकी कोई यूनिट होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है भाई। ये मीटर पर सेकंड में होगी, ये भी मीटर पर सेकंड में, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। और एक बात और आपकी, क्या किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है, क्या किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है, कभी नहीं पॉसिबल है। क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड होती है कहां होती है आपकी, वैक्यूम में होती है। तो 1 से कम कभी पॉसिबल ही नहीं। तो एक पॉइंट और लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल। बात सही है कि नहीं है, इससे कम पॉसिबल ही नहीं है। अगर इससे कम हो जाएगा तो लाइट की स्पीड इससे ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है कभी। लाइट की मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होती है कि नहीं होती। अब देखो कुछ आपको याद ही होंगे, मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जो सबसे हल्का मीडियम माना जाता है आपका, वह वैक्यूम को मानते हो। और वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद आपकी क्या आ जाती है, एयर आ जाती है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना होता है, 1.0003। हम रफली दोनों का 1 मान के चलते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में आप यहाँ ये वाला वैल्यू यूज करो या ये वाली वैल्यू यूज करो, आंसर सेम ही आएगा। तो हम प्रैक्टिकली 1 ही मान लेते हैं। इसके बाद आपका जो वाटर होता है उसका होता है अराउंड 1.33। और जो आपका ग्लास होता है उसका होता है अराउंड 1.5। और जो डायमंड होता है भाई, सबसे ज्यादा डेंसर यही है आपका डायमंड। हाँ ये सारे एब्सोल्यूट हैं, ये एयर के रेस्पेक्ट में निकाले गए कि डायमंड का एयर के रेस्पेक्ट में कितना है, इतना है। ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में कितना है, इतना। ये सारे एब्सोल्यूट ही हैं, ठीक है। तो डायमंड का कितना होता है, अराउंड 2.4 होता है, कहीं कहीं 2.5 भी लिखते हैं। अब ये आपकी एवरेज वैल्यू है, जरूर नहीं सारे ग्लास का 1.5 हो, 1.6 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है। जो दे रखा हो आपको यूज करना, ये एक एवरेज वैल्यू होती है भाई। जरूरी नहीं सारे डायमंड का 2.4 हो, किसी का 2.7 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है। ये एक एवरेज वैल्यू होती है। तो ये आपको जनरल वैल्यू याद रखनी है, मेरे ख्याल से याद होगी भी सबको। ये सारी आपको याद रखनी है। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं भी आपको बता देता हूँ। हाँ क्या चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी मीडियम की डेंसिटी को मेजर करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को, कि वो मीडियम लाइट के लिए कितना ज्यादा डेंस है या कितना ज्यादा रेयर है। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी उसको आप क्या बोल दोगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, लाइट तेजी से जाएगी। और जहां स्पीड कम हो जाएगी उसको आप क्या बोल दोगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, बस। और ये दो तरह का होता है। अगर हम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम क्या बोल लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, n = c अपॉन v। ये सब जानते हो कि नहीं जानते। और ये कुछ मीडियम है और उनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं, ये सबको याद ही रहती है। लेकिन ये कौन से वाले हैं, ये एब्सोल्यूट है, ये एयर के रेस्पेक्ट में निकाले गए। सर मुझे ये सब याद है, अच्छी बात है सलोनी। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, क्या जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखने। अरे आराम से बैठो आप, क्या बताया मैंने, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। तो अगली जो आपकी हेडिंग रहेगी, दैट विल बी योर फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो जो पहला फैक्टर है आपका, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। आपका मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा, क्या बोला मैंने? आपका मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा, उसके मॉलिक्यूल जितने पास पास होंगे, वो ज्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? उतना ही ज्यादा हो जाएगा। बात सही है कि नहीं? तो वही मैंने लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। दूसरी बात, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, टेम्परेचर के इनवर्स हो जाएगा। अगर आप किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आप किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और अगर थोड़ा दूर दूर हटेंगे, दैट मींस आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका इनवर्स रिलेशन है कि नहीं? और तीसरी बात, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। लाइट की वेवलेंथ के इनवर्स हो जाएगा। जितनी ज्यादा वेवलेंथ, उतना ज्यादा कम क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई देखो, बड़ा आसान है याद रखना। जिसमें आपसे कहूं क्या, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एन इजिकल टू सी अपॉन वी होता है कि नहीं होता? अभी हमने पढ़ा। तो ये तो आपका कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। यहां से जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वेलोसिटी के इनवर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर इसको मैं कम करूंगा तो ये चीज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो वही मैंने बताया, इसका इनवर्स रिलेशन है कि नहीं। और एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा क्या? एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा क्या? v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये क्या होती है? आपकी स्पीड होती है। ये क्या होती है? आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। और ये आपका क्या होती है? वेवलेंथ होती है। ये सारे बच्चे जानते होंगे। हाँ, लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ठीक है। अब देखो, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और अगर कांस्टेंट रहती है, तो यहां से v आपके किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? लैम्डा के। अगर v लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा एलेबोरेट करके लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v तो है, और v इसके प्रोपोर्शनल है, तो मैं लैम्डा इसके सामने ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब यहां से जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्स ही तो आ रहा है, वो चीज मैंने यहां पे लिखी है कि नहीं लिखी हुई? आपका क्वेश्चन क्या आएगा? जैसे जो आपका विबग्योर होता है, जो आपका विबग्योर होता है, और आप इधर से इधर मूव करोगे, देखो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसको अच्छे से समझ लो। अगर आप इधर से इधर मूव करोगे, तो जो आपकी वेवलेंथ है घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। सबसे ज्यादा रेड की होती है कि नहीं होती? और अगर वेवलेंथ बढ़ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा कि बढ़ेगा? इनवर्स है कि नहीं? अगर इधर जाओगे, तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता जाएगा? अब आपसे क्वेश्चन बना कर दे देगा, किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे कम है या ज्यादा? कर ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आराम से कर ले जाओगे। या तक ऑनलाइन वालों को समझ में आया? कहां से ये वाला क्लियर हो गया कहानी? जितना ज्यादा आपका मीडियम डेंस होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। और अगर हम टेम्परेचर का बढ़ाएंगे, अगर आप किसी मीडियम का टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो जो उसके मॉलिक्यूल से थोड़ा दूर दूर हटेंगे अपनी जगह से, और दूर दूर हटेंगे, थोड़ा सा रेयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये चीज कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आ रहा है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लिया करो। वेवलेंथ देखो, यहां से मैंने आपको क्या बताया? यहां से जो वेवलेंथ आ रही है, इसकी इनवर्स आ रही है कि नहीं आ रही? तो जितनी ज्यादा लाइट की वेवलेंथ होगी, उतना कम क्या हो जाएगा आपका? ये डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन तो जानते हो सब लोग। अगर इस चीज को आप बढ़ाओगे, तो ये चीज कम होगी कि नहीं हो जाएगी? और ये यहीं से तो आई है आपके। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखने। अरे ये तो फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? एक रेशियो होता है कि नहीं होता? इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये तो एक फॉर्मूला है कि नहीं? भाई टेंथ में फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अच्छी बात है, आगे नहीं पढ़ा। तो एक हमने क्या पढ़ा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक आपका क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के अलावा किसी और मीडियम से कंपेयर करेंगे, तो उसे हम क्या बोल देंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो एक टर्म आपका क्या आएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मुझे लिखना हो क्या, जैसे मुझे लिखना है क्या, लेट सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। देखो इसको लिखने का तरीका ही सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये लिखना आ गया तो आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू, WRT समझ गए ना, विद रेस्पेक्ट टू। तो इसको लिखोगे कैसे आप, या तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू, ऐसे लिखो, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तीनों का मतलब क्या है, एक ही। जिसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं उसको हम नीचे कर देते हैं, और जिसका निकालते हैं उसको ऊपर कर देते हैं। ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, तीनों का मतलब क्या है, सेम। जैसे आपको लिखना हो क्या, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको लिखना है, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड, तो आप कैसे लिखोगे, क्या बोला मैंने, अगर आपको लिखना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो आप कैसे लिखोगे, वाटर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड ऐसे लिख सकते हो आप, या वाटर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड ऐसे लिख दो, या वाटर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड ऐसे लिख दो। तीनों का मतलब क्या है, अगर आपको लिखने का तरीका समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। तीनों का मतलब एक ही, आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, या ऐसे लिखें। इसको बोलते हैं हम क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम एयर के अलावा किसी और मीडियम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अब हम वाटर का किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, डायमंड के रेस्पेक्ट में, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, रिलेटिव। इसको आप क्या बोलोगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर विबग्योर वाला बता दीजिए फिर से, विबग्योर वाला अभी बता देता हूं। अरे मैं इस पर टेंशन ले लो, क्वेश्चन कराऊंगा। विबग्योर वाला बता दें, देखो अगर आप इधर से इधर मूव करोगे तो आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है कि नहीं होती, और जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेवलेंथ के इनवर्स होता है। अगर ये चीज बढ़ रही तो ये चीज कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा कि नहीं हो जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, इस पे बड़े आसान से क्वेश्चन बन जाते हैं। जो आपके अक्सर क्वेश्चन आते हैं किस पे आते हैं, इस फॉर्मूले पे ज्यादा आते हैं, रिलेटिव वाले पे। जो ज्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं इस पे ज्यादा फ्रेम होते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक से आएगा, इस पे बड़े आसान क्वेश्चन बनते हैं, टेंशन ना लो। एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आ जाएगा आपको, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन देख लो आप, जैसे जैसे आपसे दे देगा, इफ अ रे ऑफ लाइट enters from air to glass of refractive index 1.5, what will be the speed of light in glass। एक आपकी लाइट रे वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है आपका, 1.5। तो बताओ ग्लास में उसकी स्पीड कितनी होगी। एक बात तो हमारी डेफिनेट है क्या, जो भी आपका आंसर आने वाला है, जो वैक्यूम में जितनी स्पीड होगी उससे तो कम ही आएगा। बात सही है कि नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला सिंपल क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। बात सही है कि नहीं है। आपको यहाँ पे n निकालना है, c सबको याद ही रहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहाँ से आप सिंपली क्या लिख दोगे, आपको v निकालना है कि नहीं निकालना, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्लियर। और ये आपका कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और n आपको कितना गिवन है, 1.5। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब या तो आपसे स्पीड निकलवा लेगा, या हो सकता है स्पीड देकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवा ले। बात एक ही है कि नहीं। अब मैं देखो एक जैसे कई सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज करूंगा। अब यहाँ पे मैंने स्पीड निकलवा ली है, हाँ बोली, कहाँ 7 होना चाहिए, 3 इंटू 10⁸ तो यहाँ 7 होना चाहिए। एन आपको कितना गिवन, 1.5 ही तो है भाई, 3 को 1.5 से डिवाइड करें तो 2 ही तो आता है।
अरे 3 को 1.5 से डिवाइड करेंगे, मैं अलग से करके दिखा देता हूं। देखो क्या है हमारा 3 डिवाइडेड बाई 1.5 है कि नहीं? इस डेसिमल को हटाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा और 50 से 2 बाई तो कटेगा ही, तो वही तो मैंने लिखा है। मैं इस पे ध्यान दो थोड़ा। क्लियर है भाई? तो क्या बताया मैंने, या तो आपसे स्पीड निकलवा लेगा या स्पीड देखे आपके निकलवा लेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवा लेगा। अब कहा ले जाओगे? अगला क्वेश्चन देखो, अगला बताओ आपने। अब मान लो आपसे पूछेगा अब ये आप करके बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया आर टू मीडिया ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 1.5 and 2.5. What will be the ratio of speed in medium A with respect to medium B? हाँ भाई ट्राई करो जल्दी से। आपको दो मीडिया का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 और 2.5। आपको बताना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इन मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू मीडियम बी। सब लोग ट्राई करो भाई, अच्छी बात है। देखो कितना सिंपल है आपका। आपको गिवन क्या है आपका, एन ए अपॉन एन बी कितना दे रखा है आपको 1.5 अपॉन 2.5। ये वैल्यू आपको गिवन है कि नहीं? और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी है कि नहीं? अब देखो स्पीड ऑफ लाइट तो आपकी कांस्टेंट है कि नहीं? यहां से जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेलोसिटी के इनवर्स होता है कि नहीं होता? तो अगर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखना चाहूं, कैसे? अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहो, एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी इसके इनवर्स है कि नहीं? अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे लिखता हूं तो मुझे इसकी वेलोसिटी नीचे लिखनी पड़ेगी, और इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं इसकी वेलोसिटी ऊपर लिखनी पड़ेगी। बात सही है कि नहीं? इस फॉर्म में लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अब ये चीज आपको कितनी गिवन है, एन ए अपॉन एन बी 1.5 अपॉन 2.5, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख दूंगा, तो जो आपका वी बी अपॉन वी ए आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5। 5 चीजें 15 और 5 5 25। तो क्या मेरा आंसर 3/5 आ जाएगा? बिल्कुल गलत, ये आपका आंसर नहीं है। ये आपका क्या आया है, ये आया है स्पीड ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू ए, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू मीडियम बी। तो ध्यान रखना जब भी ये वाले क्वेश्चंस आएंगे आपको दोनों ऑप्शंस दिए रहेंगे ऑप्शन में। ये जो आपका आंसर आया है क्या आया है, स्पीड ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू ए आया है, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वी ए अपॉन वी बी, वो आपका कितना हो जाएगा 5/3। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, और ये क्या है आपका गलत है। तो हमेशा क्वेश्चन में ये देख लेना आप कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। 5/3 सलोनी का सही है क्या? वेरी गुड। हाँ रिजवान, कोई डाउट किसी को? ठीक है रिजवान, समझ में आ गया आपको? जिसका निकालते हैं उसको ऊपर रखते हो, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको नीचे करना है। यहाँ जो हमारा आंसर आया था क्या आया था, बी विद रेस्पेक्ट टू ए आया था, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा। ठीक है रिजवान? तो चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं, आगे इससे रिलेटेड हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज।